students, welcome you on my YouTube channel General Study Preparation. Dear student, today we'll talk about the preamble of the Constitution. यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है कि किसी भी संविधान को अगर आपने थॉरोली अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए किसी बेसिक आधारभूत ढांचे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आधारभूत ढांचा हमारे पास प्रस्तावना के तौर पे दिया गया है और इस प्रस्तावना के माध्यम से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर या आप बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली फोकस किया गया है जिसको कि सभी व्यक्तियों को, सभी तरह के समुदायों को, सभी तरह के धर्मों को एक समानता के साथ जोड़ने के लिए नियम का निर्माण करना संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख तात्पर्य रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं तो सीधा सीधा तात्पर्य कि इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है। तो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीएम्बल कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा सबसे पहले। और द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। भारत का जो प्रस्तावना है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आधार पर आधारित है एंड ड्राफ्टेड बाय द पंडित नेहरू। किसके द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया है? पंडित नेहरू के द्वारा ड्राफ्टेड किया गया एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कुछ बदलाव किया गया और कुछ नए उसमें वर्ड्स को इंसर्ट किया गया, नए शब्दों को उसमें जोड़ा गया। जो नए शब्द जोड़े गए वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। तो इसके साथ साथ अगर आप इसको हिंदी में समझे तो इसका तात्पर्य है कि प्रस्तावना के साथ शुरुआत करने वाला पहला अमेरिकी संविधान था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और स्थानांतरित किया गया है और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें किन किन चीज़ों को निहित किया गया है और कैसे कैसे उसमें बताया गया है। The preamble in its present form read as we, the people of India, having solemnly resolved to the Constitution of India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice of social, economic and politics। देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो न्याय होगा वो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर दिया जाना चाहिए। इसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी यानी कि आज़ादी किसकी? विचारों की। ठीक है, एक्सप्रेशंस, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ, ये देखिए 3 वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये तीनों का ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने को प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution। यानी कि अगर इसको आप हिंदी में पढ़ेंगे
तो प्रस्तावना अपने वर्तमान स्वरूप में कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्यों के रूप में गठित करने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, साथ ही साथ मैंने बताया था न्याय, दूसरा जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता आदि देना, स्थिति और अवसर की समानता और उन सब के बीच प्रचार करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता हमारी संविधान सभा में नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकार अधिनियमित एवं स्वयं को देते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन था। उसके बाद है की वर्ड्स इन दी प्रियम्बल। प्रियम्बल में कौन से महत्वपूर्ण शब्द है? उसमें है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सॉवरेन का मतलब क्या है? द सॉवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। यानी कि भारत के ऊपर किसी अन्य राष्ट्र का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, ना भारत किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर है। ठीक है, जो भारत एक देश है वो आजाद है बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, कैसा है? एक आजाद मुल्क है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, इसके ऊपर किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। इज इट राइट? यानी कि भारत को अपने किसी भी मुद्दे को सॉल्व करना, किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करना, किसी भी मुद्दे को उजागर करने के लिए भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे वो बाह्य मामले हो। उसके बाद नेक्स्ट इसमें चलेंगे हम सोशलिस्ट। जो दूसरा शब्द लिया गया है वो लिया गया सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी, सामाजिक। Even before the term was added by the 42nd Amendment in 1976, देखिए सोशलिस्ट जो शब्द है वो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया है। The Constitution had socialist content in the form of certain directive principle of state policy। हालांकि इससे पहले भी हमारे संविधान में सोशलिस्टिक कंटेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे देखे जा सकते हैं, यानी कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके अंदर देखे जा सकते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, साम्राज्यवाद बोल सकते हैं आप, लोकतांत्रिक, आप इस तरह से इसको देखिए, लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद कैसा है? ये है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेके रखा है। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसको इसने आधारभूत बनाया है अपनी प्रोग्रेस के लिए। सो वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, एज द सुप्रीम कोर्ट सेज, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि जो हमारे सोशलिज्म का तात्पर्य है वो लोगों को कल्याणकारी नीतियों के आधार पे सुविधा देने का कार्य है, यानी कि उनको गरीबी से, अज्ञानता से, बीमारी से, असमानता से और एक समान अवसर देने संबंधी तथ्यों से है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब होगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, क्या हम धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं? क्या कोई राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, बन सकता है? तो उसके लिए भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। द टर्म सेकुलर टू वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 में इसको भी जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर एज
द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974, ठीक है, कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेकुलर स्टेट होगी वर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं की गई है. देयर कैन बी नो डाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू एस्टैब्लिश सच अ स्टेट एंड अकॉर्डिंगली आर्टिकल 25 to 28 ग्रांटिंग द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो हमारे अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन दूसरे के धर्म को किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचाते हुए. हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, all religions in our country have the same status and support from the state, कि भारत में जितने भी धर्म है उनको सरकार से या राज्यों से एक समान सपोर्ट मिलेगा, एक समान उनका स्टेटस रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक. अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी as stipulated in the preambles is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possessions of supreme power by the people. यानी कि यहाँ पे जो सुप्रीम पावर रहेगी या महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी वो लोगों के हाथों में. लोग अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे. अगर उनको लगता है कि प्रतिनिधि उनके अनुरूप या उनके कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहा तो वो उनको हटा सकते हैं पद से. किसी भी समय सरकार गिरा सकते हैं, किसी भी समय सरकार बन सकती है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है. डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दो तरह से दी गई है, जिसमें कि एक प्रत्यक्ष है और दूसरी अप्रत्यक्ष रूप से भी देखी जा सकती है. इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड. ठीक है, जो स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी है उसमें डायरेक्ट पावर यूज बाय द पीपल. ठीक है, वहां पे लोगों के द्वारा उस शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है. एंड देयर आर 4 डिवाइसेस इन दी ऑफ दी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज रेफरेंडम, इनिशिएटिव्स, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट. ये 4 इसके बेसिक डिवाइसेस है. In indirect democracy, on the other hand, the representative elected by the people exercise the supreme power and thus carry on the government and make the laws. This type of democracy, also known as representative democracy, is of 2 kinds, parliamentary and presidential. ठीक है, जैसे parliamentary कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, भारत में है, presidential अमेरिका में है. The term democratic is used in the preambles in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी का मतलब है प्रियम्बल के अंदर, उसमें केवल मात्र राजनीतिक तौर से हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया. लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो राजनीतिक नहीं है, अपितु इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिकता लाना भी हमारा उद्देश्य है. उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे रिपब्लिक. जो अगला शब्द है वो है रिपब्लिक. द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल्स indicates that India has an elected head called the president and he is elected indirectly for the fixed period of 5 years. कितने साल के लिए? 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेटेड हेड है. ठीक है, और नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का मुखिया है. जितनी भी कार्यकारी शक्तियां है
वो हालांकि की तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट उसको प्रत्यक्ष रूप से जो परफॉर्म किया जाता है या क्रियान्वित किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के अंदर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट्स का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वो है जस्टिस। जस्टिस न्याय, न्याय कैसा रहेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इक्वालिटी यानी कि समानता, ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता होनी चाहिए। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, विचारों की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ्स यानी कि आपके विश्वास की या आपके द्वारा वर्शिप करने की भी समानता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट वन इज फ्रैटर्निटी, जो कि हमारे पास भाईचारे की बात करता है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि जो व्यक्तिगत भाईचारा भी हमारे देश में बना रहना चाहिए, तो वो भी हमारे प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे प्रीएम्बल एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो इन द बैरोबेरी यूनियन केस 1960 में कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है कि preamble shows the general purpose behind the several provision in the constitution. The Supreme Court specifically opined that preamble is not the part of the constitution. जब बैरूबारी यूनियन केस 1960 हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि जो प्रस्तावना है वो हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स को छूता है या उसके पीछे की बात करता है, लेकिन इसको हम संविधान का हिस्सा नहीं मान सकते। बट इसके बाद इन केशवानंद भारती केस 1973 हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले वाली जजमेंट थी उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि जो प्रीएम्बल है वो संविधान का ही हिस्सा है। इन दी LIC ऑफ इंडिया केस 1995 also सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब LIC ऑफ इंडिया का केस 1995 में चला तो भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है? हमारी प्रस्तावना है। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड। ठीक है, बट इसके बावजूद दो चीजों के ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि द प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोविजंस अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि जो हमारे लेजिस्लेट है उनकी शक्तियों को ना ये बढ़ाता है ना ये उनकी शक्तियों को किसी भी तरह से कम करता है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सिएबल्स इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, यानी कि जो प्रस्तावना में लिखी गई बातें हैं उसको किसी भी कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसके बाद आती है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। क्या भारत के जो प्रस्तावना है क्या उसको संशोधन किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है? तो हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से हमारी प्रस्तावना को बदला जा सकता है, उसमें किसी भी तरह का संशोधन किया जा सकता है। arises for the first time in the historical cases of केशवानंद भारती 1973. The preamble has been amended only once so far in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act, which has added 3 new words: socialist, secular and integrity in the preamble. तो आपको सवाल क्या आ सकता है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो वो है आर्टिकल 368। और इसके साथ साथ किस केस के माध्यम से प्रीएम्बल को